काश तुम होते, काश तुम होते। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसको लेकर आप कहेंगे कि ये मामला क्या है, और उस मामले को हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस फिल्म के शुरुआती दौर में ही आप समझ सकते हैं कि शब्द का जब नाम हो काश, काश का मतलब आप समझ सकते हैं। और एक ऐसी हस्ती से हम आपको मिलाएंगे जिसको देखकर आप कहेंगे वाह, खूबसूरती का नाम क्या हो सकता है। काश तुम होते, काश तुम होते, काश तुम हो, काश तुम होते। काश तुम होते एक फिल्म है जो बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है। इसमें एक ख़ास चेहरा है जिसको आपने कई फिल्मों में देखा है, कई अलग अलग स्थानों पर उनको आपने महसूस किया है फिल्मों के ज़रिए। आज खुद आपसे रूबरू कराने के लिए हम उनको बुलाए हैं अपने स्टूडियो में। उनका नाम है प्रीति झांगियानी। प्रीति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। ये बताइए कि आज की तारीख में जितनी फिल्में बन रही हैं उसमें इस फिल्म को आप किस नज़रिए से देखती हैं और क्या कहेंगी अपने फैंस को? डेफिनेटली आजकल जो फिल्में बन रही हैं उससे तो काश तुम होते बहुत ही अलग है। इनफैक्ट इस फिल्म में ऑफ कोर्स द यूजुअल एंटरटेनमेंट है, रोमांस का भी एंगल है, लेकिन इस फिल्म में एक सुपरनैचुरल एंगल भी है जो काफ़ी टाइम से आई थिंक हमने अपनी फिल्मों में नहीं देखा है। और यही इस फिल्म की एक खासियत रहेगी। एंड आई थिंक इसलिए ऑडियंस इस फिल्म को देखकर काफ़ी ऑडियंस को बहुत पसंद आएगी ये फिल्म। इस पिक्चर के बारे में कहा जा रहा है कि संगीत जो है वो बहुत लुभा रहा है लोगों को। राम शंकर जी हैं, विनय तिवारी जी हैं। म्यूजिक के बारे में आप क्या सोचती हैं? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। इस फिल्म का म्यूज़िक जो है इस फिल्म का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इस फिल्म की यूएसपी है। बहुत ही खूबसूरत गाने हैं। ये आपके साथ जो रहते हैं गाने वो उस तरह के गाने हैं। हमारे सिंगर्स राहत फ़तेह अली खान जी, अलका याग्निक, आशा ताई, शान, we have some of the best singers in the industry who have sung for our film। तो बिल्कुल आप जान सकते हैं कि म्यूज़िक और जो संगीत है इसका कितना खूबसूरत होगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि इस फिल्म से पहले आपको इस किरदार में किसी ने नहीं देखा होगा? जी हाँ, मैं ये 100% कह सकती हूँ। इस तरह का किरदार मैंने कभी प्ले नहीं किया है, तो इसलिए मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग भी था और मेरे लिए एक्साइटिंग भी था, क्योंकि यूजुअली मेरे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं या स्वीट किस्म के कैरेक्टर्स होते हैं। तो इस फिल्म में इस कैरेक्टर में काफ़ी लेयर्स थे। वो एक बहुत शुरुआत तो ऐसे ही होती है कि वो एक स्वीट सॉफ्ट किस्म की लड़की है, लेकिन जैसे ही फिल्म प्रोग्रेस होती है आपको पता लगता है कि इस लड़की के पीछे कुछ तो कहानी है या कुछ तो है जो बता नहीं रही है। एंड देयर इज समथिंग ऑड अबाउट हर, कुछ स्ट्रेंज है उसके बारे में। उसके बाद थोड़े ग्रे शेड्स और थोड़े डार्कर शेड्स भी है। सो यस, इट्स डिफरेंट एंड एक्साइटिंग फॉर मी। आप बहुत ही सॉफ्ट देखने में लगती हैं, बहुत खूबसूरत हैं, और आपको देखकर कोई भी कह सकता है छुई मुई गुड़िया जो होती है ना वैसे। लेकिन आपके साथ इस पिक्चर में जो मुकेश भारती हैं वो मार्शल आर्ट के बहुत जानकार हैं। उनसे कुछ टिप्स वगैरह मिला आपको? जी, मुकेश भारती जो हैं वो मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट पा चुके हैं और उन्होंने काफ़ी ट्रेनिंग कैंप्स किए हुए हैं। वैसे तो वो बच्चों को सिखाते हैं मार्शल आर्ट्स और उनकी काफ़ी क्लासेस हैं ऑल ओवर इंडिया, लेकिन जो उन्होंने वुमेन के लिए भी डिफेंस के कैंप्स किए हुए हैं, काफ़ी फ्री कैंप्स किए हुए हैं वुमेन डिफेंस के लिए। तो मैंने जब ये सुना तो मैंने उनसे डेफिनेटली कहा कि वुमेन डिफेंस के लिए आपने फ्री कैंप्स किए तो मेरे लिए तो फ्री कैंप बनता है। तो डेफिनेटली उन्होंने काफ़ी मुझे टिप्स दिए ऑन हाउ टू कन्फ्रंट योर अटैकर, और काफ़ी एक्साइटिंग था उस तरह। प्रीति, आज आप एक एक्ट्रेस हैं। हिंदुस्तान में जिस तरह से लड़कियों के साथ व्यवहार हो रहा है, हमारा समाज बहुत आगे बढ़ता जा रहा है, विकास की बात कर रहे हैं, अच्छे दिन आएंगे ऐसा वादा किया गया था। लेकिन आज भी दिल्ली में जिस तरह की घटनाएं आती हैं, मुंबई में आप रहती हैं, दिल्ली और मुंबई में कितना अंतर महसूस करती हैं सुरक्षा को लेकर? मैं कभी मुंबई में अनसेफ मैंने कभी मुंबई में नहीं फील किया है। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं अनसेफ हूँ। मैं मुंबई में आई एम बॉर्न इन मुंबई एंड आई एम ब्रॉट अप इन मुंबई, सो मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। जी हाँ, मैं भी टीनेजर रही हूँ, मैंने भी कॉलेज लाइफ से के थ्रू गई हूँ। आई हैव ऑल्सो गॉन टू पार्टीज़ एंड नाइट क्लब्स, लेकिन मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं अनसेफ हूँ या अकेले इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना। ये मेरे थॉट में कभी था नहीं अनटिल रिसेंटली, जो इतनी न्यूज़ आ गई है। और ना सिर्फ दिल्ली में,
चूँकि मैं दिल्ली में नहीं रहती हूँ तो मैं दिल्ली के बारे में ज़्यादा नहीं कह सकती हूँ, लेकिन जिस तरह से हमने दिल्ली के जो न्यूज़ आ रहे हैं उससे देखकर तो ऐसे लगता है कि अगर मैं दिल्ली में रही होती तो आई डोंट थिंक आई वुड फील सेफ गोइंग आउट अलोन। तो मैडम से हम बात जारी रखेंगे। प्रीति जी, बहुत प्यारी बातें आप कर रही हैं, लेकिन उससे पहले हम रेशमा के पास चलते हैं, जिसकी जवानी को लेकर काफ़ी हलचल मची हुई है इंडस्ट्री में। तो रेशमा की जवानी को लेकर क्या मामला चल रहा है, देखते हैं ये सॉन्ग में। दिल्ली ने का प्लान है, मुश्किल में फंसी जान है, दिल ऐसे कैसे दे दूं, भरोसा नहीं मान है, बेईमानों की नजर में चढ़ गई। रेशमा 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 की जवानी खतरे में पड़ गई, रेशमा की जवानी खतरे में पड़ गई। हाँ। वो तो लाखों में एक होगा राजा, खोल दूंगी वो आए तो दिल का दरवाजा। अरे वो तो लाखों में एक होगा राजा, खोल दूंगी वो आए तो दिल का दरवाजा। सारी दुनिया को गुड बाय करके, सारी दुनिया को गुड बाय करके, मैं तो इश्क की घोड़ी चढ़ गई। रेशमा की जवानी खतरे में पड़ गई, रेशमा की जवानी खतरे में पड़ गई। हाय। तो गीत जब अच्छा होता है, संगीत अच्छा होता है, तो आप कह सकते हैं कि जीवन के संगीत में तो होना है शामिल में, धुन चाहे कोई भी हो, साज को बजाते जाओ। प्रीति जी हमारे साथ बनी हुई हैं और बहुत जल्द आप मिलेंगे एक ऐसे शख्स से जिसका नाम है राम और शंकर। और राम और शंकर का मतलब आप चाहे जो निकालें, लेकिन हमने महसूस किया है कि उसका मतलब होता है संगीत, गीत, सुर और लय। राम शंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सभी दर्शकों को, मेरा बहुत बहुत नमस्कार। काश तुम होते की जो फिल्म जो टाइटल है, उसमें जो मिठास आपने डाली है, वो कहाँ से उठाया है वो मिठास? ये उठाया क्या, पैदा की इस मिठास को। एक्चुअली जब अप्रोच किया था प्रोड्यूसर मंजू भारती जी ने मुझे कि इसमें एक टाइटल सॉन्ग हमको बहुत खूबसूरत करना है और जो मेलोडी वाला होना चाहिए जी। तो मेलोडी तो मेरी खासियत है और मुझे बहुत पसंद है ख़ुद को मेलोडी। तो उस गाने की सिचुएशन जब बताई मुझे तो फिर उस पर हमने लिरिक्स पे काम किया। सुधाकर शर्मा जी ने लिखा, इसको बहुत खूबसूरत लिखा और उस पर फिर हमने कंपोज़ करने के बाद उसको रिकॉर्ड किया तो अलका याग्निक जी और शान की आवाज़ में इतना खूबसूरत ये गाना बन पड़ा कि फिल्म की हाईलाइट है ये गाना। बहुत बहुत खूबसूरत है, सभी को बहुत पसंद आया। एक टीचर जब किसी स्टूडेंट को पढ़ाता है तो ज्ञान देता है जी, लेसन देता है, और म्यूज़िक डायरेक्टर का काम होता है राम जी की आप कहीं ना कहीं से उसको बता रहे हैं कि इस तरह से आपको गाना है। जी। हम चाहेंगे कि आपकी आवाज़ में हमारे दर्शक आत्मा को महसूस करें इस गीत की। डेफिनेटली। पाने की खुशी से ज़्यादा खोने के डर से देखते रहे हम खुद को तुम्हारी नज़र से। काश तुम होते, काश तुम होते, काश तुम होते, काश तुम होते। लिपटी हुई है तन से खुशबू तुम्हारी, आहा। पाके रहेंगे तुमको जिद है हमारी। लिपटी हुई है तन से खुशबू हमारी, पाके रहेंगे तुमको जिद है हमारी। इसी जुस्तजू में हम भी आहा। दरा रा 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 रा, दरा रा 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 रा, दरा रा रा रा। काश तुम होते, काश तुम होते, काश तुम होते,
काश तुम होते। बहुत खूब, वाकई। Thank you. प्रीति जी, ऐसा और लगता है प्रीति जी ने इसमें इतना खूबसूरत काम किया है, इतनी अच्छा इसमें एक्टिंग की है। और नए इसमें एक्टर हैं, नए हीरो हैं, लीडिंग मैन मुकेश भारती, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। तो मुझे लगता है कि ये फिल्म जो है दर्शकों को बहुत पसंद आएगी। बिल्कुल। हमारे साथ चर्चे में बने हुए रामशंकर जी, प्रीति जी, इस चर्चे को हम आगे और बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए क्योंकि मनोरंजन अभी बाकी है। काश तुम होते, काश तुम होते, काश तुम हो, काश तुम होते। ये है हमारा सपनों का भारत। बिल्कुल, विकसित भारत के इस सपने को सच बनाने में अपना योगदान दीजिए। समय पर सही सर्विस टैक्स का भुगतान कीजिए। सेवा कर का भुगतान यानी सेवा के विकास में योगदान। Global advertisers, scaling new heights in outdoor media. नशा बना समाज के लिए कोड, बर्बाद हो रही है युवा पीढ़ी। आज युवा वर्ग बड़े ही तादाद में इस ड्रग्स के नशे में शामिल हो रहा है। नशे के खिलाफ लेमन न्यूज की मुहिम, एक मुहिम छेड़ रखी है ड्रग्स के खिलाफ, नशाखोरों के खिलाफ। नशा मुक्त मुंबई। देखिए दिन भर सिर्फ लेमन न्यूज पर। पुराने दौर में रोटी, कपड़ा और मकान ये आदमी की 3 बुनियादी जरूरतें बताई गई है, मगर आज समय बदल चुका है, इसलिए बुनियादी जरूरतें भी बदल चुकी हैं। अब रोटी, कपड़ा, मकान और मोबाइल ये 4 बुनियादी जरूरतें कही जा सकती हैं। मगर इस मोबाइल क्रांति को लेकर आज कई अहम खुलासे सामने आ रहे हैं। एक सर्वेक्षण के मुताबिक जितनी जनसंख्या भारत देश में है, उससे 1.5 गुना ज्यादा मोबाइल की संख्या बताई जा रही है। और ये संभव भी है इसलिए क्योंकि आज लगभग हर व्यक्ति के पास 1 या 2 मोबाइल होते ही हैं, एक निजी कामों के लिए और दूसरा कार्यालयीन व्यवहारों के लिए। साथ ही मोबाइल पर की गई बातचीत से गलतफहमियों का प्रमाण 10% से ज्यादा है। पूर्व नियोजित कामों को या भेंटों को रद्द करवाने का प्रमाण 15 से 20% है। युवा वर्गों से ये अपेक्षा की जाती है कि उनका ज्यादा से ज्यादा वक्त पढ़ने लिखने में, खेलकूद और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में व्यतीत हो। मगर आज की युवा पीढ़ी दिन के तकरीबन 2 से 3 घंटे सामान्य ज्ञान, सामाजिक मुद्दों को जानने की जगह फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप या फिल्म काश तुम होते, काश तुम हो, काश तुम होते। फिल्म का टाइटल है काश तुम होते। इसमें दर्द भी है, कसक भी है और एक उम्मीद भी है, अफसोस भी है। लेकिन मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं नहीं कह सकता काश तुम होते, क्योंकि हमारे पास सब है। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हम पहले कर चुके हैं। रामशंकर जी हमारे साथ हैं और इस फिल्म के जो लीड रोल में जो हीरो हैं हमारे मुकेश भारती जी, वो हमसे जुड़ गए हैं। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताइए, काश जो शब्द है उसके प्रति आपका जो जज्बा है उसको किस तरह से परिभाषित करेंगे हमारे दर्शकों के साथ?
काश तुम होते का हम लोग इसलिए क्योंकि काश तुम होते में हमारे सबसे मेन है कि हमारी फिल्म के अंदर जो म्यूज़िक है वो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और हमारे बीच राम शंकर जी आए हुए हैं, इन्होंने बहुत अच्छा एक गाना कंपोज़ किया है, टाइटल सॉन्ग, जो कि अलका और शान जी ने गाया है। मैं समझता हूँ वो गाना लोगों को बहुत लुभाएगा और बहुत अच्छा लगेगा। आपने एक स्टार के साथ काम किया इस पिक्चर में, आप अपनी दुनिया के ऑलरेडी स्टार हैं मुकेश जी। तो प्रीति झंगियानी साहब के साथ जब आपने काम किया तो आपके दिल में किस तरह की बातें चल रही थी? मेरे दिल में जो बातें चल रही थी, मैं आपको क्या बताऊं क्या चल रही थी। क्योंकि प्रीति एक बहुत अच्छी कलाकार है और बहुत टैलेंटेड हैं। मैं कहूँगा कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला। और हर वक्त प्रीति ने मुझे शूट के टाइम बहुत गाइड भी किया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने का। प्रीति जी, आप बताइए, आपने अपने हीरो की बात सुन ली, आपने बतौर हीरोइन क्या महसूस किया शूट के दौरान या फिल्म के दौरान? ये सवाल मुझसे सभी पूछते हैं कि आपने मुकेश जी जो उन्होंने कैमरा कभी नहीं फेस किया है तो आपको कैसा लगा, वो क्या वो कम्प्लीटली न्यू कमर के दौर से आए थे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी उनके बारे में कि मुकेश भारती जो है बहुत ही हार्ड वर्किंग है, बहुत ही मेहनती है। तो उन्होंने कैमरा फेस अनप्रिपेयर्ड नहीं किया, वो बहुत प्रिपेयर्ड आए थे। उन्होंने सब तरीके में, वैसे मार्शल आर्ट्स के एक्सपर्ट तो हैं ही वो, तो एक्शन में तो उन्हें प्रॉब्लम हुई नहीं। बाकी वो हर तरह की ट्रेनिंग लेकर आए थे, चाहे वो डांस में हो या फिर उनकी हिंदी डिक्शन में हो, सब तरह की वो ट्रेनिंग लेकर आए थे। तो मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो एक न्यू कमर है। इट वाज प्लेजर वर्किंग विद हिम। इस पिक्चर में एक खासियत ये भी है कि मुकेश भारती जी कई बार कंफ्यूज होते रहे शूटिंग के दौरान कि किसको ज़्यादा वैल्यू दूँ, किसको ज़्यादा भाव दूँ, रियल लाइफ और रील लाइफ। जो वाइफ होती है या लाइफ होती है या प्रेमिका होती है, तो कई बार आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो इस कंफ्यूजन को हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से देख लेते हैं कि रेशमा क्या कह रही है अपनी जवानी को लेकर। दिल्ली ने का प्लान है, मुश्किल में फंसी जान है, दिल ऐसे कैसे दे दूं, भरोसा नहीं मान है, बेईमानों की नजर में चढ़ गई। रेशमा 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 की जवानी खतरे में पड़ गई। रेशमा की जवानी खतरे में पड़ गई। वो तो लाखों में एक होगा राजा, खोल दूंगी वो आए तो दिल का दरवाजा। अरे वो तो लाखों में एक होगा राजा, खोल दूंगी वो आए तो दिल का दरवाजा। सारी दुनिया को गुड बाय करके, सारी दुनिया को गुड बाय करके, मैं तो इश्क की घोड़ी चढ़ गई। रेशमा की जवानी खतरे में पड़ गई। रेशमा की जवानी खतरे में पड़ गई। हाय दिल्ली ने का प्लान है, मुश्किल में। जब भी किसी फिल्म में गीत को हम सुनते हैं, संगीत मीठा होता है तो लंबे समय तक याद रहता है। प्रीति, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इन दिनों जो मार्केट में गीत हैं, उन गीतों को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म की जो तुलना होती है तो उसको आप किस तरह से देखेंगी? मैं इस फिल्म के म्यूज़िक को की तुलना कर ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये जैसे कैसे क्या बोलते हैं, इमॉर्टल सॉन्ग्स हैं। ये गाने आपके साथ हमेशा रहेंगे। ऑफ कोर्स ये तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये हमारी इंडस्ट्री के बेस्ट सिंगर्स हैं जिन्होंने ये गाने गाए हैं। और हमारा म्यूज़िक जो है इट इज़ लाइक आपको जो पुरानी फिल्में हैं, पुरानी गाने हैं, उनके याद दिला देगा, जो हमेशा आपके साथ रहते हैं, आपकी मेमोरी में रहते हैं। इनफैक्ट ऑडियंस भी जब निकलेगी थिएटर से तो ये गाने ज़रूर गुनगुना के निकलेगी। काश तुम होते एक ऐसा नाम है जिसमें एक उदासी छिपी हुई है कि कुछ न कुछ दिल टूटा हुआ है। मुकेश जी, आपको नहीं लगता कि वाकई इसके पीछे का जो दर्द है उसको हम थोड़ा बहुत दर्शकों को भी बताएं? काश तुम होते। दर्द के बारे में हम बताएं दर्शकों को तो
दर्द के साथ कशिश भी है, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को बहुत अच्छी लगेंगी। इंटरटेनमेंट है, और जैसे घर पारिवारिक जो फिल्में होती हैं, और आपने देखा होगा कि कुछ फिल्में ऐसी होती हैं कि जो फैमिली के साथ नहीं देख सकते बैठ के। सबसे ख़ास बात इस फिल्म के अंदर यही है कि ऑल फैमिली इस फिल्म को बैठ के देख सकती है और जाना पसंद कर सकती है, क्योंकि इस फिल्म के अंदर कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि लोग ये कहें कि नहीं नहीं हम ये फिल्म अपनी फैमिली के साथ नहीं देखेंगे। बहुत अच्छा है सब कुछ इसमें, मैं समझता हूँ फुल एंटरटेनमेंट है, फुल इंटरटेनमेंट है, और इंटरटेनमेंट का मतलब होता है आपका मनोरंजन। लेकिन जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है फिल्म की, वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोड्यूसर के कंधे पे होती है, डायरेक्टर के कंधे पे होती है। हम सीधे चलते हैं इस फिल्म की डायरेक्टर के पास। मंजू भारती जी हमसे जुड़ रही हैं, जो मुकेश जी के जीवन की जुड़ेंगे, हमसे बहुत जल्द जुड़ेंगे। लेकिन हम राम शंकर जी के पास फिलहाल चलते हैं। संगीत का जो एक आज जो प्रचलन है, जो दौर देख रहे हैं राम शंकर जी, आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि आपसे जो उम्मीद की जाती है आप उसको पूरी करते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं एक्चुअली जो आज प्रतिस्पर्धा चल रही है संगीत की, मैं उसमें नहीं हूँ, मैं उसमें अपने आप को नहीं रखता। मेरा अपना जो एक मिजाज है, मेरा अपना जो एक टेस्ट है, अगर उससे कनेक्टेड काम मुझे मिलता है तो मैं बहुत अच्छे ढंग से और प्यार से मोहब्बत से उसको करता हूँ। और ये जो फिल्म, इसमें जो गाना किया है मैंने, तो मेरे मिजाज के हिसाब से, मेरे मूड के हिसाब से मेलोडी है उसमें, अच्छे लिरिक्स हैं। सुधाकर शर्मा जी ने बहुत खूबसूरत लिखा है उसको, और प्रोड्यूसर मंजू भारती जी ने पूरी लिबर्टी दी थी कि आप इसको जैसा आपको करना है आप करिए, हमें बस एक अच्छा गाना दीजिए। टाइटल सॉन्ग जो है वो मिसिंग है, अच्छा गाना चाहिए। तो उसमें मतलब लिरिकल वैल्यू भी है और म्यूज़िकल वैल्यू भी है, मेलोडी है। और मेलोडी जो है वो हमारे हिंदुस्तान में हमेशा चलती है, क्योंकि मेलोडी हमारे नस नस में बसी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि मेलोडियस सॉन्ग जो है वो उसकी देश में जिस तरह से भ्रष्टाचार कण कण में बसा हुआ है, बहुत सारी भावनाएं हैं जिसको लोग बोल नहीं पाते। तो राम शंकर जी की खासियत है कि इनकी नस नस में, इनके रगों में वाकई संगीत है, और उसमें भी मिठास है। उसका कारण भी यही है कि मैं बिलोंग भी करता हूँ संगीतमय परिवार से। मेरे स्वर्गीय पिताजी, चाचा जी शंकर शंभू जी अपने ज़माने के बहुत मशहूर सूफ़ी गायक हुए हैं, और संगीत जो है मुझे विरासत में मिली हुई है, और बचपन से ही मैंने संगीत क्लासिकल हमारे किसी दर्शक ने फरमाइश बहुत पहले कर दी थी कि प्रीति जी के लिए आप वो गाना गाएंगे, जंजीर और इश्क से किस तरह से आप गिरफ्तार कर सकते हैं प्रीति जी को। एक कुछ हो जाए राम शंकर जी। चलो, दर्शकों की फरमाइश है तो मैं सुना देता हूँ। फिल्म बिच्छू का ये गाना है, उसमें बड़ा सुपरहिट गाना रहा था मेरा ये गाना प्रीति जी के लिए आप गाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल, ये डेडिकेट कर रहा हूँ मैं, प्रीति जी को डेडिकेट कर रहा हूँ मैं। फिर प्रीति जी आपके लिए गाएंगे, और शुभकामनाओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ मैं ये गाना डेडिकेट कर रहा हूँ प्रीति जी को। इश्क की जंजीरों में, इश्क की जंजीरों में गिरफ्तार हो न जाए, इश्क की जंजीरों में गिरफ्तार हो न जाए, प्यार हो न जाए तुझे, प्यार हो न जाए, प्यार हो न जाए तुझे, प्यार हो न जाए। इश्क बड़ा बेदर्दी, इश्क बड़ा शैदाई, इश्क से डरती है यारों देखो सारी खुदाई। इश्क में है बेचैनी, इश्क में है बर्बादी, इश्क में है नाकामी, इश्क में है बर्बादी। तुझको भी किसी का, तुझको भी किसी का इंतज़ार हो न जाए, प्यार हो न जाए तुझे, प्यार हो न जाए, प्यार हो न जाए तुझे, प्यार हो न जाए। मैं शुभकामना देता हूँ मंजू भारती जी को, प्रोड्यूसर डायरेक्टर को, कि जैसे ये गाने हिट हुए मेरे, इसी तरह से काश तुम होते के गाने भी बहुत ज़्यादा
सुपरहिट हों, दर्शकों को पसंद आए, श्रोताओं को पसंद आए। और प्रीति जी का तो मैं बहुत ज़माने से फ़ैन हूँ। इनका म्यूज़िक वीडियो एक बहुत खूबसूरत आया था और उस म्यूज़िक वीडियो में मैं देख के, मतलब जब भी म्यूज़िक वीडियो आता था तो मैं कोई भी काम कर रहा होता था तो मैं वो रुक जाता था कि इतनी खूबसूरत वो म्यूज़िक वीडियो था। और उस ज़माने में म्यूज़िक वीडियो का ज़माना था। मेरा भी यारो सब दुआ करो बहुत सुपरहिट हुआ है, बिल्कुल बहुत सुपरहिट। वो भी हम सुनेंगे, लेकिन फिलहाल चलते हैं कैप्टन ऑफ द शिप के पास। उनके पास बहुत सारा पावर होता है, उनसे ही आज हम ऑर्डर लेंगे, आदेश लेंगे कि किसको क्या बोलना है, किसको क्या करना है। मंजू जी हमसे जुड़ चुके हैं। मंजू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। ये बताइए कि आपके सामने 2 चुनौतियाँ थी। एक तो पति को जिस तरह से आप घर में नियंत्रित रखती हैं, उसी तरह सेट पर भी रखा आपने, और एक पराई औरत के साथ, तो किस तरह से इसको सामंजस्य आपने बिठाया? ये तो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आपने पूछा है मुझसे। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो मुझे जेलिस फील होती थी, बट प्रीति इतनी प्यारी थी कि रियल में मैं भी उस प्रीति से इतनी अटैच हो गई, और उसके बाद वो सारी गलतफहमियां मेरी दूर हो गई। गलतफहमियां या खतरा? खतरा नहीं, ऐसा खतरा तो कुछ नहीं था, क्योंकि प्रीति बहुत ही इनोसेंट और बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस है, तो ऐसा कुछ मुझे फील ही नहीं हुआ। हमने कई बार सुना कि आप सेट छोड़ के चली जाती थी, ये शॉट में नहीं लूंगी, ये बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लोग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलिए अब हीरो से पूछते हैं। हीरो भी बहुत कुछ जो भी कहता है तो उसको लोग फॉलो करते हैं। मुकेश जी, ये जो भी आरोप अभी हमने लगाए, उसको आप किस तरह से देखते हैं और क्या जवाब देंगे? देखिए, आरोप नहीं है, बट थोड़ा सा, बट रियली मंजू की तरफ से मुझे कभी कुछ ऐसा फील नहीं हुआ, और मेरे जो भी शॉट हुए और हमारी शूट हुई, तो रियली उनकी तरफ से मुझे कुछ ऐसा लगा ही नहीं, और बहुत प्यार से वो शॉट लिए गए हमारे। और मैं समझता हूँ कि मुझसे ज़्यादा वो एक्साइटेड थी इस चीज़ को लेके, कि उनको सिर्फ इतना एक ख्याल था कि हमारी शूट अच्छी हो जाए, ना कि उनको ऐसा नहीं था कि मेरे हस्बैंड हैं तो लाइक प्रीति के साथ कोई या तो चाहे वो क्लोज शॉट हो या फिर कुछ डिस्टेंस हो, बट उनको कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं हुई। उन्होंने बहुत सपोर्ट की है, और वो खुद चाहती हैं कि बेटर से बेटर हो जाए कुछ। बिल्कुल। प्रीति जी, आपकी तारीफ़ कर दी उन्होंने, जिस तरह से दोनों तारीफ़ कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे इन दोनों के बारे में? आपने बहुत एम्बैरेस कर दिया हमारी मंजू जी को। वो बहुत ही स्वीट इंसान है, और इनफैक्ट वो जब वो फिल्म बनाना चाह रही थी तो वो एक बहुत ही पैशनेट इंसान है मंजू जी, और वो एक बहुत पैशन से और मेहनत से फिल्म बनाना चाह रही है। तो आई थिंक जो सवाल आप पूछ रहे हो वो तो उनके माइंड में आया ही नहीं होगा, बिकॉज ऑल शी वाज थिंकिंग ऑफ कि वो शॉट कैसे अच्छा हो, वो शॉट कैसे बेहतर हो। तो मैं यही कहना चाहूँगी, मंजू जी और मुकेश जी दोनों के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। बहुत ही प्रोफेशनली उन्होंने फिल्म बनाई है, और दिल से फिल्म बनाई है, बहुत लगन से फिल्म बनाई है। प्रीति जी, आपने बहुत बड़े बड़े बैनर की फिल्मों में भी काम किया है। आपने जो अनुभव महसूस किया होगा, हर फिल्म की एक कहानी होती है जो आप ज़िंदगी भर भूल नहीं पाती हैं। इस फिल्म में कोई ऐसी घटना घटी जिसको आप भूल नहीं पाई हो? ऐसी तो बहुत घटनाएं घटी इस फिल्म में, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, जब हमने इस फिल्म के गाने जो है कश्मीर में शूट किए हैं, और जब हम कश्मीर में गए तो 18 साल के बाद एक फ़िल्म कश्मीर में शूट की गई थी। तो हम काफ़ी डरे हुए थे कि प्रॉब्लम्स आएंगी, या लोकल से प्रॉब्लम्स आएंगी, या कुछ तो होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और मैं कभी भूल नहीं पाऊँगी, क्योंकि ये कश्मीर में मेरा पहला शूट था। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। कश्मीर में बहुत इतनी सुंदर जगह है, तो वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी जो हमारा शूट था। और एक्चुअली मेरे लिए फिल्म का पहला दिन भी था जो कश्मीर में हमने शूट किया, गाने जो हमने शूट किए। सो आई विल नेवर फॉरगेट दैट। मंजू जी, आप क्या महसूस कर रही थी जब आप कश्मीर गई थी? कश्मीर एक्चुअली जाने से पहले तो बहुत डर लग रहा था, बट जब हम कश्मीर पहुँचे तो कश्मीर इतना प्यारा है कि रियल में वहाँ ऐसा लग रहा था कि हम और शूट करें, और मतलब यहाँ की खूबसूरती को हम कितना कैप्चर कर सकते हैं करें। बट हर शॉट पे थोड़ा तो दिल और दिमाग में यही डर था कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। और वहाँ के लोकल्स ने, वहाँ के जितने भी पुलिस से लेके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लेके सब लोगों ने काफ़ी सपोर्ट की, और हम लोग सक्सेसफुली वहाँ से रिटर्न आए।
आपके साथ दो खूबसूरती थी, एक कश्मीर की और एक प्रीति जी की। एक से बढ़कर एक, बट और वही खूबसूरती के लिए ही ये फिल्म काश तुम होते बनी है। और जब भी खूबसूरती की बात होती है तो म्यूजिक ज़रूर कहीं ना कहीं से। मुकेश जी की प्रतिक्रिया लेंगे, पहले रामशंकर जी से ले लेते हैं कि इस पूरे सिचुएशन में आपके अंदर का संगीतकार क्या कहेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं मंजू भारती जी को सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा और उनको जो कहना चाहिए कि उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने इस ज़माने में फ़िल्म बना के और थिएटर तक पहुँचाने की पूरी मतलब जो जिम्मेदारी निभाई है। वरना फिल्म बना लेना फिर उसको थिएटर तक पहुँचा देना ये बहुत बड़ा काम होता है, और ख़ास तौर से जो नए हैं उनके लिए। तो उनके लिए एक मेरे को शेर याद आया है मंजू जी के लिए, मंजू भारती जी के लिए, जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी हैं इस फिल्म की, कि पत्थर के जिगर वालों हम में वो रवानी है, पत्थर के जिगर वालों हम में वो रवानी है, खुद राह बना लेगा बहता हुआ पानी है। वाह। तो और इसमें इसके बाद कुछ जो उनको अनुभव हुए हैं उसके ऊपर एक शेर है कि ए दोस्त कसौटी पर घिसकर तो ज़रा देखो, ए दोस्त कसौटी पर घिसकर तो ज़रा देखो, हर चीज़ है पीतल की और सोने का पानी है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। तो ये मीठे कड़वे अनुभव सारे जो हैं वो इस फिल्म को बनाने के दौरान हुए हैं, और मगर उससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि उन सब अनुभवों के साथ चलते हुए उन्होंने फ़िल्म कंप्लीट की, और आज ईश्वर की दया से वो 12 तारीख को पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में रिलीज़ होने जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मंजू भारती जी के लिए। बहुत बड़े लेवल पे आपने म्यूज़िक भी रिलीज़ किया है। मुकेश जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कश्मीर के प्रति जो एक जज्बा होता है देश में, आज उस जज्बे की जगह असुरक्षा की भावना आ गई है, ख़तरा, एक रिस्क आ गया है। आपने कश्मीर जाने की जो चुनौती अपनाई, किस तरह से बनाई? देखिए, कश्मीर में हम लोगों ने जो प्लान किया था, बट ये जो हमारे गाने हैं एक्चुअली मैंने इससे पहले भी कहा था कि हमारा जो म्यूज़िक है वो हमारी फिल्म का यूएसबी है। तो जिस तरीके से हमारे गाने हैं खूबसूरत तरीके से जो लिखे गए हैं और गाए गए हुए हैं, बट हमने वही एक लोकेशन डिसाइड की थी कश्मीर से पहले ही। हम लोगों ने आपस में डिसाइड किया था कि हम इन गानों के मतलब की लोकेशन करेंगे, चाहे वो ऑल इंडिया में कहीं भी हो। तो सबसे पहले जब खूबसूरती का जवाब आता है तो हमारे सामने यही आता है कि कश्मीर से अच्छा अभी कोई भी नहीं है। तो हम लोगों ने वहाँ पर रैकी की जाके, हमने और मंजू जी ने, और बहुत अच्छी लोकेशन डिसाइड की। बट वहाँ पर जाके हम लोगों ने फिर शूट का एक इरादा बनाया कि जिस तरीके से हमारे गाने हैं वो कश्मीर में ही मैच होंगे। और उसी तरीके की हमारी प्रीति भी है कि हमने कहा हमारी प्रीति इतनी खूबसूरत और लोकेशन भी है, तो शायद लोकेशन और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। तो सोने में सुहागा। जी, सोने पे सुहागा ही बोल सकते हैं। रामशंकर जी, आप बताइए कि अगर आप भी इन लोगों के साथ होते कश्मीर में तो आपका क्या रिएक्शन होता? अरे सर पूछिए मत, मुझे ये ले नहीं गए बस इस बात का मुझे हम सब चलेंगे एक बार। हाँ, तो हम अब फिर चलेंगे फिल्म की कामयाबी के बाद। अगर मैं होता तो वहाँ पर कुछ और भी रोमांटिक तर्जें बन जाती और धुनें बन जाती मेरे मुकेश जी की आगामी फिल्मों के लिए। कुछ और भी काम मैं वहाँ कर लेता वहाँ के वातावरण को देख के। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि क्योंकि मैं सिंगर भी हूँ बेसिकली, तो मैं कार्यक्रम देने लगभग हर हिंदुस्तान के हर बड़े शहर में, हर बड़े स्टेट में जाता रहा हूँ, और अब्रॉड में भी, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में भी मैं जाता रहा हूँ। डिमांड भी बहुत ज़्यादा है जी। और निश्चित रूप से आपने एक ऐसे बिच्छू का निर्माण कर दिया है जो डंक भी मारता है तो मज़ा आता है। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे और ब्रेक लेते हैं छोटा सा, उसके बाद हम चलेंगे मंजू जी के पास और कुछ खतरनाक सवाल करेंगे। आप देखते रहिए लेमन न्यूज़। काश तुम होते, काश तुम होते। ये है हमारा सपनों का भारत। बिल्कुल, विकसित भारत के इस सपने को सच बनाने में अपना योगदान दीजिए। समय पर सही सर्विस टैक्स का भुगतान कीजिए। सेवा कर का भुगतान यानी देश के विकास में योगदान।
global advertisers, scaling new heights in outdoor media. नशा बना समाज के लिए कोड, बर्बाद हो रही है युवा पीढ़ी। आज युवा वर्ग बड़े ही तादाद में इस ड्रग्स के नशे में शामिल हो रहा है। नशे के खिलाफ लेमन न्यूज की मुहिम, एक मुहिम छेड़ रखी है ड्रग्स के खिलाफ, नशाखोरों के खिलाफ। नशा मुक्त मुंबई देखिए दिन भर सिर्फ लेमन न्यूज पर। पुराने दौर में रोटी, कपड़ा और मकान ये आदमी की 3 बुनियादी जरूरतें बताई गई है, मगर आज समय बदल चुका है, इसलिए बुनियादी जरूरतें भी बदल चुकी हैं। अब रोटी, कपड़ा, मकान और मोबाइल ये 4 बुनियादी जरूरतें कही जा सकती हैं। मगर इस मोबाइल क्रांति को लेकर आज कई अहम खुलासे सामने आ रहे हैं। एक सर्वेक्षण के मुताबिक जितनी जनसंख्या भारत देश में है, उससे 1.5 गुना ज्यादा मोबाइल की संख्या बताई जा रही है। और ये संभव भी है इसलिए क्योंकि आज लगभग हर व्यक्ति के पास 1 या 2 मोबाइल होते ही हैं, एक निजी कामों के लिए और दूसरा कार्यालयीन व्यवहारों के लिए। साथ ही मोबाइल पर की गई बातचीत से गलतफहमियों का प्रमाण 10% से ज्यादा है। पूर्व नियोजित कामों को काश तुम होते, काश तुम होते। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पूरी टीम के साथ हैं। उस फिल्म का नाम है काश तुम होते। आपके जीवन में भी कई बार ऐसा अवसर आया होगा कि आपने भी महसूस किया होगा काश तुम होते। साफ साफ है कि जिसको आप चाहते हैं उसको आप पा नहीं सकते। यह एक जो तकलीफ़ है, एक जो गम है, वो ज़िंदगी भर आपके साथ रहता है। लेकिन उस गम में भी एक मज़ा है। मंजू जी के पास चलते हैं और मंजू से जानते हैं। मंजू जी ये बताइए जी, जब आप डायरेक्टर का काम कर रही थी तो आपके अंदर एक अभिनेत्री भी थी जी, उसके बारे में बताइए कि आपका किस तरह का किरदार रहा और क्या अनुभव रहा आपका। जो मैंने इस फिल्म में कैरेक्टर प्ले किया है वो सेकंड लीड का कैरेक्टर है और काफ़ी इनोसेंट सा कैरेक्टर है, स्वीट सा कैरेक्टर है और काफ़ी छोटा कैरेक्टर है। तो जब स्क्रिप्टिंग का काम चल रहा था और काफ़ी चीज़ें हो रही थी तो सेकंड लीड की जब कास्टिंग हमने शुरू की तो वो कैरेक्टर कहीं ना कहीं मेरे दिल और दिमाग में काफ़ी टाइम तक तो ऐसे ही रहा कि मैं ही करूँ। बट फिर भी हमने कास्टिंग शुरू की और काफ़ी कुछ ऑडिशंस लिए, बट वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही थी क्योंकि वो ऑलरेडी कैरेक्टर मेरे दिल और दिमाग में बैठ चुका था। तो फाइनली फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ये कैरेक्टर मैं खुद करूँगी। वो कैरेक्टर ऐसा है कि एक बहुत ही नॉटी सा कैरेक्टर है और आदित्य के और महक के जो हमारी फिल्म की हीरोइन है प्रीति, उनके बीच के रोमांस में एंट्री करने वाला जो कैरेक्टर है। तो मुझे लगा ये जो कैरेक्टर है मुझसे बेटर कोई नहीं कर सकता है क्योंकि जो रियलिटी सच्ची बोल रही हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल सच बोल रही हैं ना आप। एकदम सच बोल रही हैं सर। तो मैंने कहा काश की जरूरत नहीं समझी, मैं ही होंगी। तो मुकेश जी आप बताइए इस बारे में। यहाँ काश का सहारा ही नहीं लिया उन्होंने। हम लोगों बस ये तो हमने एक फेमस हो गया कि काश तुम होते, क्योंकि हर एक
इंसान की ज़ुबान पे रहता है, काश तुम होते। तो मैं समझता हूँ मेरा सबसे फेवरेट टाइटल हो गया ये, काश तुम होते, क्योंकि हर एक इंसान यही बोलता है काश तुम होते, काश तुम होते। रामशंकर जी, आप क्या कहेंगे इस शब्द को लेकर? आपके नहीं, जीवन में ये कैसा अनुभव रहा? इसमें इस टाइटल में एक क्वेश्चन मार्क है, टाइटल में ही एक सवाल है, सवाल छुपा हुआ है कि काश तुम होते। तो ये टाइटल अपने आप में एक सस्पेंस वो क्रिएट करता है, और इसमें एक सवाल छुपा हुआ है इस टाइटल के अंदर ही। और बड़ी खूबसूरत एक ये फिल्म है जिसमें इमोशन भी है, जिसमें एक्शन भी है, और जिसमें सारी चीज़ें हैं, और मज़ा आएगा। और बड़ी मेहनत करी है प्रीति जी ने और मुकेश जी ने और हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर मंजू भारती ने, सब ने मिलके बहुत अच्छा टीम वर्क हुआ है और बहुत अच्छी फिल्म बन पड़ी है। अभी देखते हैं कि दर्शक कितना इसमें हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं और कितना इसमें हम लोगों को उत्साह बढ़ाते हैं हम लोगों का। अब 3 सवाल करेंगे आप तीनों से। जी, रामशंकर जी से अभी सुन लिया, फिर बाद में सुनेंगे। मंजू जी से सबसे पहले जानना चाहेंगे। मंजू जी, बहुत सारी फिल्में बनती हैं, बहुत सारी फिल्में रिलीज़ नहीं हो पाती, कुछ फिल्में रिलीज़ हो पाती हैं, तो आम आदमी जो है, जो पैसे खर्च करके थिएटर में जाता है, उसके सामने सवाल होता है कि मैं ये फिल्म क्यों देखूं? उनके बारे में आपने भी कुछ सोचा होगा, तो उस दर्शक के लिए क्या कहेंगे आप? मैं दर्शकों के लिए इतना ही कहना चाहूँगी कि भाई दर्शक पैसा खर्च करते हैं और फिल्म देखने जाते हैं, तो उसके रिटर्न में उनको एंटरटेनमेंट मिलना चाहिए। और हमारी फिल्म फुल ऑफ कंप्लीट पैकेज है। इसमें रोमांस है, एक्शन है, कॉमेडी है, थ्रिलर है, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स हैं प्यारे जो दिल को छूने वाले, ब्यूटीफुल लोकेशंस है, बहुत प्यारी सी हीरोइन है, और काफ़ी मंझे हुए कैरेक्टर हैं फिल्म में। फरीदा जलाल जी हैं, शरद सक्सेना है, और सबने बखूबी इस फिल्म को अपना 100% दिया है। तो बस जो फिल्म देखने का जो एक मकसद होता है ऑडियंस का, एंटरटेनमेंट, तो ये फिल्म एंटरटेनमेंट से कंप्लीट फिल्म है। और इसको हम कह सकते हैं कि मतलब पैसा वसूल। पैसा वसूल, या बड़ा अच्छा शब्द है। प्रीति जी, आपको क्या लगता है कि वाकई आज के तारीख में किसी ऑडियंस को हम कैसे कन्विंस कर सकते हैं कि आप मेरी फिल्म देखिए? देखिए, सभी अपनी फिल्म के बारे में अच्छा ही कहते हैं कि मेरी फिल्म बहुत अच्छी है और आप ज़रूर देखिए। बाद में कोई भी अशुर हो। लेकिन ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, जब कोई इंसान दिल से काम करता है और दिल से कोई चीज़ बनाता है, तो जाहिर सी बात है कि कोई अच्छी ही चीज़ निकलेगी। एक इमोशनल फिल्म है, प्यार के बारे में है, और एक ऐसा प्यार जो कभी मरता नहीं, जो कभी एन इमॉर्टल लव। एंड आई थिंक हमारे हिंदुस्तान में लव इज़ अ वेरी इमोशन दैट एवरीबडी आइडेंटिफाइज विद, एंड दिस फिल्म इज सच दैट इट इज़ अ फिल्म दैट विल टच योर हार्ट। यस, और आपने पहली बार इसमें ऐसा कुछ किया है जो पहले की फिल्मों में आपने नहीं किया है। जी बिल्कुल। मुकेश जी, आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ प्रीति ने जो इस फिल्म के अंदर जो अपना रोल निभाया है, तो वो सबसे एक अलग हटके है। और मैं समझता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट टाइम प्रीति ने ये रोल किया है ऐसा, जिस तरीके से, क्योंकि हर एक फिल्म में प्रीति एक कहते हैं ना कि एक बहुत छुई टाइप से और बहुत खूबसूरत, बट इसमें एक बहुत ज़्यादा इसमें एक इनका एक ऐसी कलाकारी लोगों को नज़र आएगी जो, और मैं समझता हूँ कि एक्टर्स के लिए बहुत टफ था। मैंने जो अपना एक्सपीरियंस देखा कि जो रोल इस प्रीति ने जो इसमें किया है, वो दूसरी मतलब एक्टर्स के लिए मुझे लगता है बहुत टफ था, और बहुत जवाब नहीं है उनका। नहीं रियली उन्होंने जिस तरीके से उनके एक्सप्रेशन और जिस तरीके से उन्होंने डायलॉग्स उन्होंने बोले हैं, रियली धूम मचा के रख दिया। तारीफ करेंगे ही आप, लेकिन प्रीति जी से हम जानना चाहते हैं। प्रीति जी, आप ये बताइए, दिल से बताइएगा, आपको तारीफ अच्छी लगती है या फिर शिकायत अच्छी लगती है? क्या बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, तारीफ ही पसंद है मुझे, लेकिन शिकायत, जैसे कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है वो हमेशा एक इंसान को लेनी चाहिए, क्योंकि इससे ही एक्चुअली पता लगता है। बहुत कम लोग हैं जो ट्रूथफुली आपके मुंह पर बोल देते हैं कि ये ठीक नहीं था या ये अच्छा नहीं था। सो आई थिंक जो भी आता है एक एक्टर को दोनों चीज़ सुन लेनी चाहिए, लेकिन अपना रास्ता तो बनाते ही हैं। बिल्कुल। कई स्टार के जीवन में एक ऐसा भी किरदार होता है जो फ़ैन होता है, शायद आप उस तक नहीं पहुंच पाती हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कोई ऐसा भी फ़ैन है जो सबसे अलग हो, जिससे मुलाकात हुई हो आपकी? प्रीति जी। फ़ैन
क्योंकि मोहब्बतें के बाद लोग पागल हो गए थे आपको देखने के लिए, आपको मिलने के लिए, आपके ऑटोग्राफ के लिए। उस दौरान भी आपने महसूस किया होगा? जी हाँ, इनफैक्ट आज तक सर आज भी पागल हैं लोग। नहीं, इनको जो पागल लगा होगा कि वाकई ये मेरे लिए पागल है। ऐसे 2-3 फैंस हैं जिन्होंने मुझे उस टाइम पर खत लिखे थे, जो आज तक खत लिखते हैं और हमेशा मुझसे पूछते रहते हैं कि मेरा आपके जो नए फ़ोटोग्राफ्स हैं, वो जो नए फ़ोटोग्राफ्स हैं जो भी आपने नए खींचे हैं वो हमें ऑटोग्राफ करके प्लीज़ भेजिए। वो ऐसे ज़रूर ऐसे 2-3 अब तक हैं जो इतने सालों से मुझे लिख रहे हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा सभी निचोड़ ये है रामशंकर जी, मुकेश जी, प्रीति जी कि वो आपके लिए महसूस कर रहा होगा काश तुम होते। तो फिर हम एक बार चलते हैं और सुनते हैं उस गीत को जिसने इस फिल्म को एक नाम दिया है, काश तुम होते। खुशी से ज्यादा खोने के डर से देखते रहे हम खुद को तुम्हारी नजर से। काश तुम होते, काश तुम होते। पाने की खुशी से ज्यादा खोने के डर से देखते रहे हम खुद को तुम्हारी नजर से। काश तुम होते, काश तुम होते। लिपटी हुई है तन से खुशबू तुम्हारी, आके रहेंगे तुमको जिद है हमारी। अक्सर मोहब्बत में होता यही है, मिलना बिछड़ना तो बस में नहीं है। इसी जस्तजू में हम भी निकले हैं घर से। काश तुम होते, काश तुम होते। काश तुम हो, काश तुम होते। बहुत खुशनसीब लोग होते हैं वो जो ये नहीं कहते काश तुम होते, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत कुछ नहीं मिलता है इंसान को, बहुत कुछ मिल भी जाता है, लेकिन हर कोई कहीं ना कहीं से एक शिकायत लेकर ज़िंदा रहता है पूरी ज़िंदगी। हर किसी के मन में एक चाहत रहती है, काश ये मिल जाता, काश मैं इस शहर में चली जाती, काश ये गाड़ी मेरी हो जाती, काश ये बंगला मेरा हो जाता। रामशंकर जी, ये बताइए कि आपने क्या सोचा है अपने जीवन के बारे में जिसको आप महसूस करते हैं काश वो मिल जाता, वो क्या चीज़ है? देखिए, इंसान की जो लालसा है और जो चाहत है वो मरते दम तक ख़त्म नहीं होती। इंसान की जो लालसा है, चाहत, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, और ये तो करम है उनका वरना मुझ में कोई बात नहीं। वाह वाह वाह। तो ईश्वर ने जो कुछ दिया है उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मेरे 3 बच्चे बहुत अच्छे म्यूज़िक में हैं, तीनों में मेरा बेटा म्यूज़िक में बहुत अच्छा काम कर रहा है, कंपोज़र है, सिंगर है। मेरी छोटी बेटी बहुत अच्छा गा रही है, बड़ी बेटी बहुत अच्छा म्यूज़िक की नॉलेज है। तो ईश्वर ने हर तरह से, मेरी वाइफ जो है वो मेरी सही, जो जिसको कहना चाहिए कि क्रिटिक्स का काम करती है। वो जब भी कोई गाना नया रिकॉर्ड होता है तो उसमें फिर वो निकालती है कि इसमें ये गाना वहाँ से मैच हो रहा है, ये गाना, तो वो भी अच्छा लगता है मुझे। और पूरा परिवार का सहयोग है, सारे परिवार का सहयोग, तो ईश्वर की खुशनसीब हैं आप, बिल्कुल। जी और जी। प्रीति जी, अगर आपसे जानना चाहें कि आपने जो एक तस्वीर पेश की थी इंडस्ट्री में, आपकी जो इमेज थी या फिर आपकी जो अदाकारी थी, उससे लगा था कि वाकई एक बहुत लंबे दौर तक आपका दौर चलेगा, लेकिन क्या वजह हम मान सकते हैं, क्योंकि आपके साथ इंसाफ अब तक नहीं हुआ है? आपने क्या महसूस किया इस बीच? ये भी सवाल मुझसे बहुत बार हो चुका है कि बहुत ही लेकिन मैं बहुत फॉर्चुनेट रही हूँ कि मेरी शुरुआत इतने बड़े बैनर और इतने बेहतरीन डायरेक्टर के साथ हुई। एंड उसके बाद भी काफ़ी फिल्में हैं जो मैंने की हैं, जैसे विक्रम भट्ट के साथ आवारा पागल दीवाना, या फिर जेपी दत्ता साहब के साथ LOC, या फिर गोविंदा जी के साथ वाह तेरा क्या कहना, एंड आन, एंड सो मेनी फिल्म्स एंड सो मेनी डायरेक्टर्स। आई हैव बीन वेरी लकी क्योंकि मेरी फैमिली जो है बिल्कुल फिल्मों से कनेक्टेड है ही नहीं, और ये मेरा सपना या एम्बिशन भी नहीं था कि मैं फिल्मों में आऊँ। तो आई थिंक सबको मद्देनज़र रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो करियर है
मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही अच्छा गया है। लेकिन एज एन एक्टर हमेशा हमें भूख रहती है कि हम और भी अच्छी फिल्में करें और भी अच्छे रोल्स और कैरेक्टर्स करें। तो ये डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि मुझे जब भी एक ऐसा रोल या ऐसा कैरेक्टर मिले जो मुझे अच्छा लगे, मुझे एक्साइट करे, मैं डेफिनेटली वो फिल्म करूँगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हम आपको देंगे। अब मुकेश जी आप बताइए कि आपने कभी नहीं सोचा होगा कि ये फिल्म बनाएंगे प्रीति जिंगियानी के साथ, क्योंकि आपका जो रास्ता था वो बहुत ही अलग रास्ता था, मार्शल आर्ट था, आपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है। ये बताइए कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, अगर हम संक्षेप में जाना चाहें तो बताइए ज़रूर। जी देखिए, मैं बहुत छोटी उम्र में समथिंग 9-10 साल का जब मैं था तो अक्षय कुमार की फिल्में मैं बहुत ज़्यादा देखा करता था। उस टाइम उनकी एक्शन मूवियाँ बहुत चलती थी और आज भी चलती हैं। बट बचपन से लेके आज तक मैं अक्षय कुमार जी मेरे बहुत फेवरेट एक्टर हैं और मैं उनकी मूवियाँ सभी मूवी देखता हूँ। तो बचपन में मैं उनकी मूवी जब देखते देखते मेरे मन में एक ख्याल आता था कि काश, जैसे मेरी फिल्म है ना काश तुम होते, ऐसी मेरा काश ख्याल आता था कि अक्षय कुमार जैसी फाइट करूं और मैं भी स्टार बन जाऊं, मैं भी इनकी तरह हीरो बन जाऊं। बट जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई वैसे ही एक सोच मेरी बढ़ती गई कि नहीं, मुझे बनना है। और बनते बनते ही ऐसा मतलब एक मोड़ आया कि मैं जब प्रॉपर तरीके से इसमें एक्टिंग लाइन में आया तो मैं आपको बता दूं कि मेरी कराटे क्लासेस चलती थी और मैं 10 साल की उम्र से ब्लैक बेल्ट बना। और जब 10 साल की उम्र से मैं ब्लैक बेल्ट बना, जब से ही मैंने लोगों को ट्रेनिंग देना स्टार्ट की। तो ट्रेनिंग देते देते मैं मतलब यही सोचा करता था कि यार मेरे अंदर जो जोश था वो यही था लोगों को सिखाते टाइम कि मैं एक्टर हूँ और हीरो, इस तरीके से लोगों को मैं ट्रेनिंग देता था। तो उस तरीके से मैंने कम से कम मेरे जैसे जैसा मेरा समय चलता गया तो मैं एक्चुअली बहुत छोटी फैमिली से हूँ और बरेली जैसे शहर में रहता था। काम तो कोई छोटा होता नहीं जी। आप चाय बेचते हैं जी। तो आप हो सकता है प्रधानमंत्री बन जाए। वाह, बहुत बड़ी बात। प्रीति जी, जब आपके पास ये आए थे तो आपको खतरा भी लगा था कि ये कौन लोग आ गए, नए लोग हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं? तो आपने क्या मापदंड रखा था इस फिल्म को करने के पीछे? देखिए, हर फिल्म में रिस्क ज़रूर होती है और ख़ासकर कि जी हाँ, हमारी काफ़ी एक्सटेंट तक हमारी जो इंडस्ट्री है वो स्टार ड्रिवन है ज़रूर। तो रिस्क तो था, लेकिन बहुत बड़ी आपने हिम्मत दिखाई। जी हाँ, लेकिन इस टीम से जुड़कर जी हिम्मत भी दिखाई, लेकिन मैंने इस टीम की लगन भी देखी, इनका पैशन भी देखा ये फिल्म बनाने का, और मेरा कैरेक्टर भी देखा मैंने। जो मेरा कैरेक्टर है मेरे लिए एक अलग किस्म का चैलेंज है ऐसा रोल करना, और मैंने इस तरह का कैरेक्टर पहले किया भी नहीं था। तो ये दो वजह थी। नंबर 1 टू सी द पैशन एंड ऑफ मुकेश जी एंड मंजू जी, दैट दे रियली वांटेड टू मेक अ फिल्म एंड दे वांटेड टू मेक अ गुड फिल्म। और नंबर 2 जो मेरा रोल था इस फिल्म में। बिल्कुल। मंजू जी, आपने किस अनुभव के तहत इसको संग्रहित किया? आपने क्या सोचा था कि वाकई आप डायरेक्टर बनेंगी या फिर सिर्फ एक्ट्रेस बनेंगी, क्योंकि दो जिम्मेदारियां थी आपके ऊपर? मेरा तो मकसद सिर्फ प्रोड्यूसर बनना है और उसी मकसद के साथ अब तो ऑफर भी आएंगे आपको रोल के लिए। जो ऑफर आएंगे जब देखा जाएगा, बट मेरा मकसद तो एक नहीं, अभी मुकेश जी अभी घोषणा करेंगे इसी टीम को लेके अगली फिल्म जो बनाएंगे एक्शन प्रधान फिल्म होगी। डेफिनेटली मुकेश जी आप बताइए। जी कल्पना कीजिए प्रीति इसमें एक्शन कर रही हैं, आप एक्शन कर रही हैं और वो भोले वाले हैं, और राम शंकर जी की जो आवाज़ आएगी वो भी अजीबो गरीब होगी क्योंकि एक्शन होगा, मतलब एक्शन में म्यूजिक होगा। राम शंकर जी आप बताइए किस तरह कुछ अलाप हो जाए। सर देखिए, बताओ, इतना रहे ख्याल सताने के साथ साथ हम भी बदल रहे हैं ज़माने के साथ। वाह वाह वाह। तो जैसी फिल्म होगी वैसा म्यूजिक दिया जाएगा, और उसमें थोड़ी बहुत हेल्प मैं अपने बेटे से ले लूँगा, आदित्य शंकर से, बिल्कुल, क्योंकि वो आज के दौर के सब उनको रैप ये वो सारी चीज़ें जो है वो आज जो चल रहा है, यो हनी सिंह, और आपके सफर में लेमन न्यूज़ भी साथ रहेगा। जी बिल्कुल। तो मैं उसकी भी हेल्प लूँगा और मिल बांट के बहुत अच्छा काम होगा। टीम वर्क में बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है, टीम वर्क में काम अच्छा होगा। बिल्कुल, आई होप कि वो उसका भी म्यूजिक भी बहुत हट के बनेगा। नहीं, मेरे सवाल में एक और भी सवाल था कि थोड़ा कुछ हो जाए जी, कुछ गायकी का रंग। अच्छा,
क्या क्या सुना जाए बताइए। कोई एक्शन से जुड़ा हुआ कुछ भी आपके हिसाब से? एक्शन से जुड़ा। एक्शन से एक्शन से इसमें आपका साथ मुकेश जी भी देंगे, प्रीति जी भी देंगी और मंजू जी भी देंगी। बनाना पड़ेगा उन्हें। हाँ, मुझे एक्चुअली जब तभी तो मजा है। मुझे सिचुएशन दिया जाता है तो फिर उस पर मैं वर्क करता हूँ, उस पर काम करता हूँ। सिचुएशन मैं दे रहा हूँ आपको। अरे बाप रे ये बहुत ही खूबसूरत, बड़ा वाइड फ्रेम वाला बहुत ही खूबसूरत स्पॉट है। वहाँ पे एक भोला भाला लड़का खड़ा है मुकेश जी, और उनके ऊपर 2 शेरनियाँ झपट्टा मारती हैं। एक्शन प्रीति जी और मंजू जी। तो आपके अंदर का जो संगीतकार है वो क्या बोलेगा? अरे बाप रे बाप, ये तो खतरनाक है। इसके लिए मुझे इंस्टेंट कुछ नहीं बना पाऊंगा मैं, इसके लिए मुझे वक्त लगेगा, क्योंकि बहुत खतरनाक सिचुएशन आपने दे दिया। तो मतलब आप उसी समय संभालेंगे या फिर आप? जी मैं उसी वक्त संभालूंगा कि उस वक्त जब सिचुएशन उस पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन बड़ा खतरनाक है। मुकेश जी जब बनाएंगे नेक्स्ट फिल्म, एक्शन फिल्म, तो ऐसी नहीं होगी। मैं दर्शकों को ये जरूर कहना चाहूंगी कि ऐसी नहीं होगी फिल्म। प्रीति जी, आप कितना महत्वपूर्ण मानती हैं संगीत को फिल्म के सिचुएशन में जान डालने के लिए? बहुत ज़रूरी है, स्पेशली हमारी फिल्में जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जानी जाती हैं एज म्यूजिकल्स एक्चुअली। और मेरे हिसाब से तो आई लव वॉचिंग अ फिल्म विद ब्यूटीफुल म्यूज़िक एंड विद ग्रेट म्यूज़िक। तो मुझे लगता है हमें इससे कभी बाहर हमें इससे कभी अलग बनानी ही नहीं चाहिए फिल्में। हमेशा म्यूज़िक हमारी फिल्मों में होना ही चाहिए, और मुझे ये बहुत पसंद भी आता है एंड हमारी फिल्मों में बहुत ज़रूरी भी है। बिल्कुल, हर फिल्म में संगीत का एक अपना ही रंग होता है, उसमें आत्मा होती है। हम भी दुआ करेंगे लेमन न्यूज़ परिवार की तरफ से, अपने दर्शकों की तरफ से, कि मुकेश जी को, रामशंकर जी को, मंजू जी को और प्रीति झांगियानी जी को वही प्रतिसाद मिले जिसकी कल्पना इन्होंने की है। आप हमारे स्टूडियो में आए, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी जो फिल्म है आपके सपनों को पूरा करे, यही हम दुआ करेंगे। आज के इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। काश तुम होते, काश तुम होते, काश तुम